Hello and welcome to my YouTube channel Labor Codes Explained India। दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम देखेंगे रिवाइज्ड डेफिनेशन ऑफ वेजेस एज पर लेबर कोड्स which are newly implemented by Government of India। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वेजेस के डेफिनेशन के बारे में, क्या रिवीजन हो चुकी है डेफिनेशन में, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, जो नए प्रोविजंस आए हैं वेजेस के डेफिनेशन में उसके इम्प्लीकेशंस क्या है, नए डेफिनेशन के हिसाब से स्टैट्यूटरी वेज का कैलकुलेशन कैसा करना है, इसके इलस्ट्रेशंस देखेंगे और अंत में एफएक्यूज जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है उसके क्लैरिफिकेशंस भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 है उसके अंदर सेक्शन 2 सबसेक्शन 88, सेक्शन 2 सबसेक्शन 88, उसके अंदर डेफिनेशन ऑफ वेजेस दिया है। ये जो मैंने आपको एक्सट्रैक्ट दिखाया है वो ओरिजिनल कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी का पार्ट है, जो पेज नंबर 12 और 13 पे आपको देखने को मिलेगा। इसमें अगर आप देखोगे तो इस डॉक्यूमेंट में आपको ये डेफिनेशन देखने को मिलेगी। यहाँ पर मैंने आपको ये ओरिजिनल एक्सट्रैक्ट दिखाया है। अभी मैं आपको इसमें एक लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो और आप कंप्लायंस जो प्रावधान दिए हैं उसके तहत सुनिश्चित कर सके। अगर आप देखोगे सेक्शन 2 सबसेक्शन 88 है और उसमें वेजेस का डेफिनेशन दिया है, उसमें 3-4 पार्ट्स है। उसमें आपको मैं एक एक समझाता हूँ। इसमें देखिए, वेजेस मीन्स ऑल रिम्यूनरेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेजेस मीन्स ऑल रिम्यूनरेशन whether by way of salaries, allowances or otherwise, expressed in terms of money or capable of being so expressed, which would in terms of the employment, express or implied, were fulfilled, be payable to a person employed in respect of his employment or of work done in such employment, and includes, यहाँ पे includes वर्ड लिखा है। यहाँ पे मैंने जो हाईलाइट किए वर्ड्स है उस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है वेजेस मीन्स ऑल रिम्यूनरेशन। ऑल रिम्यूनरेशन आपको बहुत जगह पे आगे आपको उसको रेफर करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो ग्रीन में हाईलाइट किया इंक्लूड्स, और इंक्लूड्स के आगे 3 कंपोनेंट लिखे हैं, ए, बी और सी। इसमें ए है बेसिक पे, बी है डियरनेस अलाउंस एंड सी है रिटर्निंग अलाउंस इफ एनी। बेसिक पे और डियरनेस अलाउंस आपको सभी को पता है। रिटर्निंग अलाउंस का मतलब वो होता है, कुछ कंपनी जो सीजनल नेचर पे होती है, जिनका बिजनेस कुछ एक साल में कुछ महीनों के लिए या कुछ दिनों के लिए बंद रहता है, वो कंपनीज अपने स्टाफ को रिटेन करने के लिए, ताकि वो कंपनी छोड़ ना जाए ऑफ सीजन में, उनको एक रिटर्निंग अलाउंस देती है। तो ये जो 3 कंपोनेंट्स है, बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस और रिटर्निंग अलाउंस, ये वेजेस का पार्ट है। These are parts of wages जो इंक्लूड लिखा है इसीलिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इसमें उसी डेफिनेशन में आगे लिखा है बट डज नॉट इंक्लूड। तो बट डज नॉट इंक्लूड का मतलब है, या इसके नीचे जितने भी सब क्लॉजेस लिखे हैं वो सारे के सारे वेजेस का पार्ट नहीं है। These are excluded components of wages। इसमें ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, इतने सारे सब क्लॉजेस है। इसमें ए टू के दिए हुए हैं। इसमें अगर आप देखोगे, मैं आपको एक एक समझाता हूँ। फर्स्ट है ए में लिखा है एनी बोनस पेएबल अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स which does not form part of the remuneration payable under the terms of the employment।
अगर बोनस दे रहे हो तो वो एक्सक्लूडेड पार्ट, वेजेस से एक्सक्लूडेड रहेगा। बी में है द वैल्यू ऑफ एनी हाउस अकोमोडेशन और ऑफ द सप्लाई ऑफ लाइट, वाटर, मेडिकल अटेंडेंस और अदर अम्यूनिटी और ऑफ एनी सर्विस एक्सक्लूडेड फ्रॉम कंप्यूटेशन ऑफ वेजेस बाय ए जनरल और स्पेशल ऑर्डर ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। इसमें आप देखोगे तो वैल्यू ऑफ हाउस अकोमोडेशन है, सप्लाई ऑफ लाइट है, वाटर है, मेडिकल अटेंडेंस है और अदर अम्यूनिटी है और एनी सर्विस। सी में दिया है एनी कंट्रीब्यूशन पेड बाय द एम्प्लॉयर टू एनी पेंशन और प्रोविडेंट फंड एंड द इंटरेस्ट विच में हैव एक्रूड देयर ऑन। इसमें अगर आप देखोगे तो कंट्रीब्यूशन पेड बाय द एम्प्लॉयर है, यहाँ पे एम्प्लॉयर वर्ड यूज हुआ है ना कि एम्प्लॉई। तो एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन रहेगा पेंशन या प्रोविडेंट फंड में और उसमें और कुछ इंटरेस्ट एक्रू हुआ रहेगा तो वो भी इसका पार्ट है। ठीक है। डी में दिया है एनी कन्वेंस अलाउंस और द वैल्यू ऑफ एनी ट्रैवलिंग कंसेशन। इसमें दोनों भी इंक्लूड किए उन्होंने, कन्वेंस अलाउंस और सिमिलर नेचर का होता है ट्रैवलिंग कंसेशन। ए में लिखा है एनी सम पेड टू द एम्प्लॉयड पर्सन to defray special expenses entailed on him by nature of his employment। इसका मतलब यह है अगर किसी का एम्प्लॉयमेंट के नेचर के वजह से उसको कुछ एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं और उसको रिम्बर्स करने के लिए कंपनी उसको ये स्पेशल एक्सपेंसेस प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी गार्ड को यूनिफॉर्म मिलता है और यूनिफॉर्म धोने के लिए वॉशिंग अलाउंस मिलेगा, या फिर और भी कई तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, मोबाइल रिचार्ज, मोबाइल बिल एक्सेट्रा, जो स्पेशल एक्सपेंसेस वो एम्प्लॉयमेंट नेचर के वजह से उनको दिए जाते हैं ताकि वो एम्प्लॉय ने जो खर्चा किया है उसको रिएम्बर्स किया जाए। एफ में है हाउस रेंट अलाउंस। जी में है रेम्युनरेशन पेएबल अंडर एनी अवार्ड और सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज और ऑफ अ कोर्ट और ट्रिब्यूनल। और किसी भी लीगल ऑर्डर के वजह से, कोर्ट के ऑर्डर के वजह से या ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के वजह से अगर कोई अवार्ड या सेटलमेंट हो रही है वो इसमें जी में आता है। नेक्स्ट है एच। एच में आता है ओवर टाइम अलाउंस। देखिए इसमें डज नॉट इंक्लूड के अंडर जो सब क्लॉजेस है उसमें एच में ओवर टाइम अलाउंस दिया है। इसके रिगार्डिंग काफी एम्प्लॉयर्स को और मैनेजर्स को डाउट होता है अभी ओवर टाइम अलाउंस का कैसे करना है, तो उसको मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। आई में है एनी कमीशन पेएबल टू द एम्प्लॉय। यहाँ पे कमीशन वर्ड यूज है ना कि इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स और कमीशन इसमें भी काफी लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, उसमें यहाँ नोट कीजिए कि यहाँ पे कमीशन वर्ड यूज किया है। उसके बाद जे में है ग्रेचुइटी पेएबल ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट और के में है एनी रिट्रेचमेंट कंपेंसेशन और अदर रिटायरमेंट बेनिफिट पेएबल टू द एम्प्लॉय और any ex gratia payment made to him on termination of employment under any law for time being in force। यहाँ पे रिट्रेचमेंट और रिटायरमेंट बेनिफिट की बात हो रही है के में। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो बट डज नॉट इंक्लूड मतलब एक्सक्लूडेड जितने अलाउंसेस रहेंगे उसमें मैंने ए टू आई को बोल्ड किया है और उसी में हाईलाइट किया है। इसका रीजन यह है कि आगे मैं बताऊंगा जो 50% रूल का प्रोविजो है उसमें ए टू आई बहुत इंपॉर्टेंट है, जे एंड के उसमें इंक्लूडेड नहीं होते। ये जो पहले इस साइड में दिखाया था मैंने आपको इंक्लूड्स क्या इंक्लूड होता है, जिसमें तीन चीजें हमेशा इंक्लूड होती है, बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस और रिटेनिंग अलाउंस। और बट डज नॉट इंक्लूड में ए टू के जितनी भी ये है वो वेजेस का पार्ट नहीं है। अभी इसके रिगार्डिंग एक रूल है, इंपॉर्टेंट रूल है जिसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, उसके वजह से भी काफी सारे कंफ्यूजन हो रहे। देखिए यहाँ पे 3 प्रोविजन दिए हैं, उसमें से फर्स्ट प्रोविजन हमें देखना है, मैं इसको रीड करता हूँ। प्रोवाइडेड दैट फॉर कैलकुलेटिंग द वेजेस अंडर दिस क्लॉज इफ पेमेंट्स मेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई अंडर सब क्लॉजेस ए टू आई exceeds 1/2
or such other person as may be notified by the central government of all remuneration calculated under this clause. The amount which exceeds such a one half or the percent so notified shall be deemed as remuneration and shall be accordingly added in wages under this clause. इसको समझने के लिए आपको मैंने यहाँ पर बताया था कि ए टू आई मैंने हाईलाइट किया है। यहाँ पे जे और के जिसमें ग्रेचुइटी और रिटायरमेंट बेनिफिट्स है उसमें इंक्लूडेड नहीं है इस रूल में, तो यहाँ पे लिखा है सब क्लॉजेस ए टू आई। अगर इसमें सब क्लॉजेस ए टू आई में जितने ए आइटम्स लिखे हैं उसका अगर टोटल एक्सीड्स वन हाफ ऑफ द ऑल रिम्यूनरेशन कैलकुलेटेड अंडर दिस क्लॉज, टोटल ग्रॉस सैलरी रहेगा जिसमें मैंने आपको फर्स्ट पेज में बताया था वेजेस मींस ऑल रिम्यूनरेशन, तो जितना टोटल रिम्यूनरेशन रहेगा जिसमें ये तीनों कंपोनेंट्स रहेंगे और ये सारे ए टू के वाले कंपोनेंट्स रहेंगे और इसके अलावा भी कोई अगर एक्स्ट्रा इसमें दिया नहीं और आप कोई कंपनी पे कर रही वो भी इसमें रहेगा, वो ऑल रिम्यूनरेशन में आएगा। तो अगर सम ऑफ ए टू आई एक्सीड्स वन हाफ मतलब 50% ऑफ ऑल रिम्यूनरेशन, देन क्या करना है, द अमाउंट व्हिच एक्सीड्स वन हाफ shall be deemed as remuneration and shall be accordingly added in wages। तो जो एक्सेस रहेगा 50% ऑफ ऑल रिम्यूनरेशन के ऊपर जितना एक्सेस रहेगा ए टू आई का सम का, वो आपको इसमें जो पहले दिया है ये तीन कंपोनेंट्स के अलावा वो 14 कंपोनेंट ऐड करना पड़ेगा और दैट विल बी योर स्टैट्यूटरी वेजेस। इसी डेफिनेशन को मैंने सिंपली नेक्स्ट स्लाइड में और एक्सप्लेन करने के लिए सिंपल बनाया है। इसमें और दो प्रोविजो दिए हैं। ये नेक्स्ट प्रोविजो रिगार्डिंग है इक्वल वेजेस फॉर ऑल जेंडर्स। अगर जब जेंडर इक्वालिटी के बारे में जब वेजेस की बात की जाएगी कि मेल और फीमेल को और कोई और जेंडर को भी इक्वल वेजेस दिए जा रहे नहीं दिए जा रहे, तो इसमें से डी एफ जी और एच का ही कंसिडरेशन में लिया जाएगा। और नेक्स्ट जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उसमें वेजेस पेएबल इन काइंड, कैश के अलावा जो काइंड में वेजेस दिया जाता है उसकी बात की है। ये दोनों जो नीचे वाले हैं वो इतना अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए अभी हम उसको स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये जो स्लाइड बनाया है मैंने आपको वेजेस का डेफिनेशन का एक समरी बनाया है जो मैंने आपको पिछले ये 2-3 स्लाइड में दिखाया था। ये स्लाइड पूरा है, इसमें एक दो और ये दो और ये तीन स्लाइड का ये समरी बना हुआ है ताकि मैं आपको और अच्छे से वेजेस का डेफिनेशन समझा पाऊँ। इसमें अगर आप देखोगे वेजेस इंक्लूड जो मैंने लिखा था ऊपर भी, इसमें 3 कंपोनेंट्स है 1 2 3। इसमें बेसिक पे है, डियरनेस अलाउंस है और रिटर्निंग अलाउंस है इफ एनी। नेक्स्ट है वेजेस डज नॉट इंक्लूड। इसमें मैंने ए टू के का लिस्ट लिखा है। इसमें ए में बोनस है, बी में वैल्यू ऑफ हाउस अकोमोडेशन यूटिलिटीज मेडिकल फैसिलिटी और अम्यूनिटीज है, सी में एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ पेंशन फंड एंड इंटरेस्ट देयर ऑन है, डी में कन्वेंस अलाउंस और ट्रैवलिंग कंसेशन है, ई में सम पेड टू मीट स्पेशल एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड एक्सपेंसेस है, एफ में हाउस रेंट अलाउंस है, जी में अमाउंट्स पेएबल अंडर अवार्ड सेटलमेंट और कोर्ट ऑर्डर है, एच में ओवर टाइम अलाउंस है, आई में कमीशन है, जे में ग्रेचुइटी है और रिट्रेसमेंट कंपनसेशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स के में दिया है। ठीक है, नाउ इसमें अगर आप देखोगे तो मैंने ए टू आई को ग्रीन में हाईलाइट किया है। इसका एक इंपॉर्टेंट रीजन मैंने आपको जो बताया था ऊपर वाले इस रूल में, इसमें सब क्लॉजेस ए टू आई को ही देखना है सिर्फ। ठीक है, तो ए टू आई का आपको सम करना है और वो टोटल रिम्यूनरेशन के ऊपर जा रहा है तो एक्सेस कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे जो 50% रूल ये मैंने यहाँ पे समझाया था आपको, ये मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है इफ द टोटल ऑफ ऑल एक्सक्लूडेड कंपोनेंट्स दैट इज ए टू आई, जो ए टू आई हमें ग्रीन में हाईलाइट किया है, इसका अगर टोटल सम exceeds 50% ऑफ टोटल रिम्यूनरेशन, यहाँ पे टोटल रिम्यूनरेशन वर्ड यूज हुआ है तो इसका मतलब है सारा का सारा जितना भी आप ग्रॉस सैलरी दे रहे हो उसमें पहले 3 कंपोनेंट भी आएंगे और ए टू के वाले सारे के सारे कंपोनेंट आएंगे और उसके अलावा भी कुछ और कंपोनेंट दे रहे हो वो भी उसमें आ जाएंगे। तो टोटल जब कैलकुलेट करोगे तो टोटल मतलब पूरा का पूरा आप जितना भी सैलरी उसको ग्रॉस सैलरी दे रहे हो। अब यहाँ पे फिर से मैं बताता हूँ, इफ द टोटल ऑफ ऑल एक्सक्लूडेड कंपोनेंट्स दैट इज ए टू आई exceeds 50% of total remuneration, then the excess amount must be added back to the wages। तो ये टोटल का 50% के ऊपर जितना जाएगा ए टू आई का सम, तो जितना एक्सेस रहेगा उतना ही आपको फिर बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस और रिटर्निंग अलाउंस में ऐड करना है
और वो आपका वेजेस रहेगा। अभी इसमें मुझे लगता है आपको कई हद तक आपको क्लैरिटी मिली होगी कि इसमें 3 कंपोनेंट इंक्लूडेड है और ये सारे कंपोनेंट्स एक्सक्लूडेड है, और ए टू आई के लिए एक 50% रूल लगाना है, और ए टू आई वो 50% के एक्सेस में रहेगा, तो वो फिर से इसमें बेसिक प्लस बेसिक पे डीए और रिटर्निंग अलाउंस में उसको ऐड करना है, और वो रहेगा आपका स्टैट्यूटरी वेज फॉर कवरेज एंड कंप्लायंस। अब आपको मैं एक इलिस्ट्रेशन देता हूं ताकि आप और बेटर तरीके से इसको समझ सके आप। इसके लिए मैंने एक टेबल बनाया है और इसको मैं आप एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूं। अगर ये स्लाइड देखोगे तो आपको कैलकुलेशन कैसे करना है वो आपको समझ में आएगा। देखिए ये इस स्लाइड को समझने के लिए आपको प्रीवियसली ये जो 50% रूल वगैरह है वो पता होना चाहिए, तो मैंने वो आपको क्लियरली एक्सप्लेन किया है। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर से इसको वापस एक बार रिवाइंड कर लीजिए वीडियो को, और फिर से एक बार ये जो अभी तक मैंने समझा है ये 50% रूल वगैरह एक बार फिर से देखिए। अभी हम इस स्लाइड को देखते हैं। सारे जितने भी वीडियो देख रहे हैं वो सारे नोट करें कि ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान से सुने, ठीक है। इसमें मैंने 5 अलग अलग इलिस्ट्रेशंस बनाए हैं, सीरियल नंबर 1 2 3 4 एंड 5, और यहाँ पे मैंने कॉलम्स बनाया है। फर्स्ट कॉलम सीरियल नंबर का है, सेकंड कॉलम जो मैंने इसको ए नाम का ए दिया है वो है बेसिक पे प्लस डीए प्लस रिटर्निंग अलाउंस। ये तीनों कंपोनेंट्स का टोटल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जो बी कॉलम है उसमें एक्सक्लूडेड कंपोनेंट्स दैट इज ए टू आई ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 88, मतलब जो ए टू आई है ये ए से लेके बोनस से लेके ये आई कमीशन तक जो है उसका टोटल मैंने यहाँ पे लिखा है बी में। सी में क्या लिखा है, अदर कंपोनेंट्स। अदर कंपोनेंट्स मतलब ये जो ये कॉलम ए और कॉलम बी के अलावा भी अगर कोई कंपनी कोई कंपोनेंट्स या अलग से कोई अलाउंसेस देती है तो उसका टोटल इसमें लिखा है। जैसे इसमें अगर आप देखोगे तो जे और के उसमें आएगा, और इसके इन ये 3 और ए टू के में अगर इसके अलावा भी कोई कंपोनेंट दिया जा रहा है तो उसका वो सम इसमें लिखा है। डी में टोटल रिम्यूनरेशन लिखा है जो सिंपली ए प्लस बी प्लस सी का टोटल है, मतलब 12,000 16,000 और 2,000 इसका ये टोटल है। यहाँ पे ई में 50% ऑफ टोटल रिम्यूनरेशन किया है। बस ये डी में जो डी कॉलम में जो मैंने आपको टोटल रिम्यूनरेशन दिखाया है उसका ही 50% आगे किया है, उसका हाफ। एफ में ये इंपॉर्टेंट है, ये 50% ऑफ रूल लगाने के बाद एफ वाला कॉलम आया, इसमें लिखा एक्सेस ऑफ एक्सक्लूडेड अलाउंसेस ओवर 50% ऑफ टोटल रिम्यूनरेशन। यहाँ पे समझना जरूरी है, एक्सेस लेना है सिर्फ, एक्सक्लूडेड अलाउंसेस किस में है, हमारे कॉलम बी में है, और हमारा 50% ऑफ टोटल रिम्यूनरेशन कौन से कॉलम में है, कॉलम ई में है। तो कॉलम बी माइनस कॉलम ई, तो यहाँ पे वो जो एक्सेस आएगा वो यहाँ पे लिखा है। और जी कॉलम में लिखा है स्टैट्यूटरी वेजेस फॉर कवरेज एंड कंप्लायंसेस। तो जो आपको कैलकुलेशन से आएगा जिसका ए प्लस एफ, जो मैंने एक कलर में अलग कलर में हाईलाइट किया है, इसमें देखेंगे आप तो ये मतलब ए कॉलम और एफ मतलब ए जो एक्सेस वाला कॉलम है इसको ए प्लस एफ करोगे तो स्टैट्यूटरी वेज आपका आएगा। और आगे मैंने 2 एप्लीकेबिलिटी लिखा है, ईएसआई से एप्लीकेबल होगा या नहीं, ईपीएफ एप्लीकेबल होगा या नहीं। इसमें आप नोट कर लीजिए कि अभी इस मोमेंट इस आज के डेट पे ईएसआईसी का वेस्ट सेलिंग लिमिट 21,000 ही है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। सिमिलरली ईपीएफओ का भी वेस्ट सेलिंग लिमिट 15,000 ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। इसमें अगर ये ए कॉलम जी कॉलम के हिसाब से जो कैलकुलेशन के हिसाब से वेज आएगा वो अगर 21,000 से नीचे रहेगा तो उसको ईएसआई से एप्लीकेबल होगा, और उसी अमाउंट पे उसको कंट्रीब्यूशन भरना पड़ेगा। जो अभी का रेट चल रहा है वो है 4%, ठीक है। नाउ आई विल एक्सप्लेन दीज इलिस्ट्रेशंस वन बाय वन, प्लीज पे अटेंशन। फर्स्ट टू सीरियल नंबर 1, यहाँ पे अगर आप देखोगे 12,000 है, ये है बेसिक प्लस डीए प्लस रिटेनिंग अलाउंस का टोटल मैंने यहाँ पे 12,000 लिखा है। एक्सक्लूडेड अलाउंसेस जो है ए टू आई वाले में क्या क्या आता है आपको मैंने पहले ही स्लाइड में दिखाया है। इसमें ए टू आई में इतने सारे आते हैं जो बोनस से लेकर कमीशन तक है। इसमें ओवर टाइम अलाउंस भी आता है, इसमें हाउस रेंट अलाउंस भी आता है, इसमें कन्वेंस अलाउंस भी आता है, इसमें एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ एंड पेंशन फंड भी आता है, इसमें बोनस भी आता है, ठीक है। तो ये जो बेसिक डी और रिटर्निंग अलाउंस 12,000 था,
और एक्सक्लूडेड कंपोनेंट जो मैंने अभी आपको दिखाया A2I है वो 16,000 थे। और अदर कंपोनेंट्स जो ये कॉलम ए और कॉलम बी के अलावा और भी कुछ अगर कंपोनेंट्स है जैसे ग्रेचुइटी है या और रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए और है या कुछ और एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स दिए जा रहे हैं, स्पेशल अलाउंसेस दिए जा रहे हैं, तो इसमें वो लिखे हैं। और डी में सिंपल मैंने इन तीनों का टोटल किया है 12,000 प्लस 16,000 प्लस 2,000 12,000 16,000 एंड 2,000 और टोटल है 30,000 30,000। इसमें नेक्स्ट कॉलम में मैंने आपको 50% ऑफ टोटल रेम्युनरेशन करके दिया है। 30,000 का 50% हो गया 15,000। नाउ यहाँ पे अटेंशन पे ध्यान दीजिए जरा, पे अटेंशन टू दिस फिगर। ये कैसे आई? यहाँ पे लिखा है एक्सेस ऑफ एक्सक्लूडेड अलाउंसेस ओवर 50% ऑफ टोटल रेम्युनरेशन। इसमें एक्सेस ऑफ एक्सक्लूडेड अलाउंसेस ओवर 50%, एक्सक्लूडेड अलाउंसेस यहाँ पर है, इसमें 16,000 थे यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे 50% ऑफ टोटल रेम्युनरेशन 15,000 है 15,000। तो वहाँ पे कॉलम बी माइनस कॉलम ई करेंगे, 16,000 माइनस 15,000 तो 1,000 आएगा। ठीक है, तो एक्सेस ओ ये बन गया। तो ये यहाँ 50% रूल के हिसाब से ये 1,000 एक्सेस आ गया। अभी आपको स्टैट्यूटरी वेजेस फॉर कवरेज एंड कंप्लायंस पर्पस जो कैलकुलेट करना है उसको आपको बेसिक प्लस डे प्लस रिटर्निंग अलाउंस जो 12,000 है और एक्सेस जो आया है वो 1,000, मतलब कॉलम ए प्लस एफ 1,000 और 12,000, इसको 13,000 हो गया, तो 13,000 है। तो ये जो इम्पोर्टेंट है ये फिगर जो है इस पे आपको कवरेज चेक करना है और कंप्लायंस भी करना है। नाउ as this 13,000 amount is below the ESIC with selling limit of 21,000, ESIC is applicable to this employee. Now EPF एप्लीकेबिलिटी के लिए आप देखेंगे तो 15,000 उसका सेलिंग लिमिट होता है, तो ये 13,000 ही है, तो उसको भी उस एम्प्लॉय को पीएफ भी लागू होगा और पीएफ का भी उसको कंट्रीब्यूशन भरना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन इज, बहुत लोगों को डाउट होता है कि अभी यहाँ पे ग्रॉस सैलरी तो टोटल रेम्युनरेशन या ग्रॉस सैलरी 30,000 है और एक कैलकुलेशन के हिसाब से 13,000 है, जो आपको ईएसआईसी का कंट्रीब्यूशन भरना है एट द रेट ऑफ 4%, वो कौन से अमाउंट पे भरना है? तो मैं आपको क्लियरली बताता हूँ कि यहाँ पे आपको ये जो कैलकुलेशन के हिसाब से जो अमाउंट आएगा, स्टैट्यूटरी वेज आएगा, उसी पे 4% के हिसाब से ईएसआईसी का कंट्रीब्यूशन भरना है और उसी पे जो ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन भरना है, जो रेट एप्लीकेबल है उसके हिसाब से इसी अमाउंट पे भरना है, ना कि इस ग्रॉस सैलरी पे भरना है। ठीक है, नाउ कम टू द सिनेरियो नंबर 2। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे बेसिक प्लस डीए प्लस रिटर्निंग अलाउंस मैंने 18,000 लिखा है। ठीक है, इन तीनों का टोटल, इसमें हो सकता है आपका बेसिक ही 18,000 हो, बाकी के दोनों कंपोनेंट 0 हो, या फिर बेसिक कुछ हो, डीए कुछ हो, रिटर्निंग अलाउंस 0, तो कुछ भी होने दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको ये तीनों का टोटल यहाँ पे लिखा है। इसमें कंपनी स्पेसिफिक पॉलिसी के हिसाब से यहाँ पे ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन टोटल उसका तीनों कंपोनेंट का टोटल 18,000 लिखा है। एक्सक्लूडेड कंपोनेंट जो है A2I बोनस से लेके कमीशन तक जितने भी A2I में है उसका 22,000 किया है, और यहाँ मैंने 0 लिखा है अदर कंपोनेंट्स, उसके अलावा कंपनी कोई कंपोनेंट्स नहीं देती। तो इसका ग्रॉस सैलरी हो गया, टोटल रेम्युनरेशन हो गया 40,000, उसका 50% ऑफ टोटल रेम्युनरेशन हो गया 40,000 का आधा 20,000। अभी 20,000 और ये एक्सक्लूडेड अलाउंसेस का टोटल हमें चेक करना है। ये करना है कॉलम बी माइनस कॉलम ई, तो यहाँ पे 22,000 था और यहाँ पे 20,000 है, तो यहाँ पे 2,000 एक्सेस में है, जो कि एक्सक्लूडेड कंपोनेंट्स का टोटल है वो 2,000 से एक्सेस है 50% से। तो यहाँ पे जो कैलकुलेट करना है हमें वेजेस, उसके लिए हमें करना है कॉलम ए प्लस एफ, मतलब यहाँ पे 18,000 ए और ए एक्सेस है 2,000, ऐसा बनेगा 20,000। यहाँ पे अगर ईएसआईसी की एप्लीकेबिलिटी देखोगे तो 21,000 से कम है, इसलिए ईएसआईसी लागू होगा, 15,000 से ऊपर है इसलिए इसको ईपीएफ भरना अनिवार्य नहीं है। अब आते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 3 पे। इस एम्प्लॉय का बेसिक प्लस डीए प्लस रिटर्निंग अलाउंस 18,000 है। एक्सक्लूडेड कंपोनेंट्स जो है, एक्सक्लूडेड अलाउंसेस जो है A2I वाले, उसमें 24,000 है, और अदर कंपोनेंट्स अदर देन कॉलम ए एंड बी, ये और ए छोड़ के और कुछ 2,000 रखा है मैंने यहाँ पे, और टोटल फिर उसका बन रहा है 44,000। इस 44 का 50% हो गया 22,000। अभी आपको ये 22,000 और ये 24,000 में कंपैरिजन करना है। उसमें देखोगे आप तो ये 24,000 माइनस 22,000 देखना है, उसमें आपको 2,000 एक्सेस मिल रहा है, तो ये 2,000 आपको ऐड बैक करना है यहाँ पर बेसिक डे और रिटर्निंग अलाउंस में, और फिर ये 18,000 और 2,000 20,000 हो जाएगा। और सिमिलरली अब वो केस की तरह यहाँ पे ईएसआईसी तो लागू हो जाएगा, लेकिन पीएफ अनिवार्य नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ईएसआईसी का जो आप कंट्रीब्यूशन भरना है इसका
20,000 का ही 4% भरना है, ना कि यहाँ पे 44,000 का भरना है। ठीक है, नाउ कम टू द सीरियल नंबर 4। इसमें हमने लिया है 22,000 बेसिक प्लस डीए प्लस रिटर्निंग अलाउंस, और ए टू आई वाला जो कंपोनेंट्स है, जो बोनस टू कमीशन है, इसमें सारा कुछ इंक्लूडेड है, एचआरए, ओवर टाइम अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस एक्सेट्रा। तो ये जो इसको 28,000 लिया है, और उसमें अदर कंपोनेंट्स जो है उसके अलावा कॉलम ए और कॉलम बी के अलावा और कोई कंपनी 2,000 देती है जिसमें स्पेशल अलाउंस हो सकते हैं या कुछ भी हो सकता है, जो इन दोनों में इंक्लूडेड नहीं है। तो इन तीनों का टोटल मिला के टोटल रिम्यूनरेशन 52,000 हो गया। यहाँ पे अगर आप देखोगे 50% इसका किया 26,000 हो गया, और अभी ये बी माइनस ई किया 28,000 माइनस 26 हो गया 2,000। तो 2,000 इसको ऐड बैक करना है यहाँ पे 22,000 में, और 24,000 हो जाएगा जो कि 21,000 से ऊपर है, तो इसको ईएसआईसी एप्लीकेबल नहीं है, ईपीएफ भी अनिवार्य नहीं है। इस केस में उसका ईएसआईसी में रजिस्ट्रेशन करना जरूरी नहीं है, और आपने रजिस्ट्रेशन किया तो भी उसको बेनिफिट नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट है लास्ट सिनेरियो है, जिसमें मैंने 15,000 बेसिक प्लस डीए प्लस रिटर्निंग अलाउंस लिया है। एक्सक्लूडेड कंपोनेंट्स जो है, अलाउंसेस जो है ए टू आई वाले, उसमें 13,000 है। अदर कंपोनेंट्स अदर देन ए टू आई में कॉलम ए और बी के अलावा 0 है। तो 15 और 13 28,000 ग्रॉस हो गया, और 28,000 का 50% 14,000 हो गया। तो 14,000 और ये 13,000, तो यहाँ पे आपको बी माइनस ई करना है, ना कि ई माइनस बी करना है। ठीक है, कॉलम यहाँ लिखा है मैंने क्लियरली, बी कॉलम बी माइनस कॉलम ई। कॉलम बी में 13,000, यहाँ पे 14,000, यहाँ पे एक्सेस कुछ नहीं है, यहाँ पे निगेटिव आ रहा है 13,000 माइनस 14,000 मतलब माइनस 1,000 आ रहा है। तो यहाँ पे एक्सेस कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे नील करना है, नील लिखना है, और इसके हिसाब से ये नील और ये 15,000 मतलब 15,000 ही उसका स्टैट्यूटरी वेज रहेगा, और 15,000 21,000 से कम है, इसीलिए उसको ईएसआईसी लागू होगा, और 15,000 ही है तो पीएफ भी लागू होगा, और इसी अमाउंट पे आपको उस रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन के हिसाब से उसका कंट्रीब्यूशन जमा करना पड़ेगा ईएसआईसी और पीएफ में। ठीक है, नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू कैलकुलेट स्टैट्यूटरी वेज फॉर कवरेज एंड कंप्लायंस पर्पज। मैंने ये जो ग्रीन में हाईलाइट किया है कॉलम, ये जो कैलकुलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी पे आपको कवरेज एस्पेक्ट भी चेक करना है, और इसी अमाउंट पे कंट्रीब्यूशन भी पे करना है। आपको दोनों पर्पज के लिए यही कॉलम देखना है। ये मैं बार बार इसीलिए एम्फेसिस कर रहा हूँ इस चीज पे, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि ये कवरेज के लिए तो करेंगे लेकिन टोटल रेम्युनरेशन पे या ग्रॉस सैलरी पे कंट्रीब्यूशन कर लेंगे, वैसा नहीं है। आपको दोनों पर्पज के लिए यही कॉलम यूज करना है। नाउ लेट अस मूव फर्दर, और मैं आपको अभी कुछ एफएक्यूज जो है उसके बारे में कुछ क्लैरिफिकेशंस दे देता हूं, ताकि आपको और अच्छे से उसमें समझ में आए और कोई भी डाउट न रहे। क्वेश्चन नंबर 1 आता है, फ्रॉम विच डेट इज द रिवाइज्ड डेफिनेशन ऑफ वेजेस एप्लीकेबल। तो इसमें आपको मैं बता दूं, द रिवाइज्ड डेफिनेशन ऑफ वेजेस अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 88 ऑफ कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 हैज कम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 21 नवंबर 2025 एज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो 21 नवंबर 2025 से ही ये वेजेस का डेफिनेशन लागू हो चुका है, ये आप ध्यान दें इसमें। All statutory contributions and compliances under ESIC, EPFO and other social security laws shall be governed by this definition from this date। 21 नवंबर के बाद से नई डेफिनेशन लागू हो चुकी है, और उसी के हिसाब से आपको कंट्रीब्यूशन और कंप्लायंसेस करने हैं। इसमें कोई भी डाउट मत रखिए, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आगे आपको नई डेफिनेशन लागू हो रहेगी। इसमें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज ओवर टाइम अलाउंस इंक्लूडेड इन वेजेस। ओवर टाइम अलाउंस के रिगार्डिंग बहुत लोगों को डाउट्स है, काफी सारे जो लेबर लॉ के प्रैक्टिशनर्स है, एचआर मैनेजर्स है या एम्प्लॉयर्स है, उनको बहुत बड़ा डाउट है कि अभी ओवर टाइम अलाउंस का क्या करना है। तो इसमें मैंने जैसे पहले आपको समझाया था कि इसमें ओवर टाइम अलाउंस इंक्लूडेड पार्ट में नहीं है, मतलब वो एक्सक्लूडेड है। तो वेजेस में वो नहीं आएगा, डायरेक्टली नहीं आएगा बोल रहा हूँ, लेकिन इनडायरेक्टली आ सकता है। कैसे, मैंने आपको यहाँ पे समझाया था, ये जो ओवर टाइम अलाउंस है ये है वेजेस डज नॉट इंक्लूड के पार्ट में, और यहाँ पे मैंने ग्रीन में हाईलाइट किया ए टू आई वाले जो पोर्शन के लिए 50% रूल लगता है इसमें है। तो इसीलिए इस केस में ओवर टाइम अलाउंस इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वेजेस अंडर सेक्शन 288H। However,
If overtime allowance along with other excluded components, that is A to I, exceeds 50% of total remuneration, the excess amount shall be treated as wages. तो मैंने जो अभी आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करते समय समझाया था और वही यहाँ समझा है वही है कि ओवरटाइम अलाउंस एक्सक्लूडेड में है लेकिन उसको 50% रूल लगेगा और उसके हिसाब से अगर वो ए टू आई के सम में वो लेके अगर वो एक्सीड करता है 50% ऑफ टोटल रिम्यूनरेशन का तो जो एक्सेस है वो वेज रहेगा. सिमिलरली इज हाउस रेंट अलाउंस एचआरए ऑलवेज एक्सक्लूडेड फ्रॉम वेजेस. तो एचआरए एक्सक्लूडेड है सेक्शन 288 F में. हाउएवर if HRA along with other excluded components that is A to I exceeds 50% of total remuneration, such excess amount shall be treated as wages. सिमिलर जैसे मैंने आपको ओवर टाइम अलाउंस का समझाया था, सिमिलरली हाउस रेंट अलाउंस भी आप देखोगे तो यहाँ पर है एफ में है तो उसको भी 50% रूल लगेगा. वो डायरेक्टली इसमें कैलकुलेट नहीं होता लेकिन इनडायरेक्टली वो 50% रूल के कैलकुलेट होके उसमें एक्सेस जो रहेगा उसमें वो आ जाएगा. फोर्थ क्वेश्चन है आर परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स ESOPs वेरिएबल पार्ट ऑफ कंपोनेंट और रिएम्बर्समेंट बेस्ड पेमेंट्स टू द एम्प्लॉय इंक्लूडेड इन वेजेस. तो इसमें सिंपल आंसर है नो. तो इसमें ये जो मैंने आपको दिखाया था ए टू आई वाला जो था इसमें ये सारे कंपोनेंट्स भी नहीं है और जो इंक्लूडेड वाला था बेसिक प्लस डे प्लस रिटेनिंग इसमें भी इंक्लूडेड नहीं है तो वो वेजेस का पार्ट नहीं है. बट these are added for calculating total remuneration in 50% rule calculations. तो यह टोटल रेम्यूनरेशन जो हम कैलकुलेट करते हैं इस टेबल में मैंने आपको एक कॉलम दिखाया था. ये जो कॉलम है टोटल रेम्यूनरेशन का जो ग्रॉस है इसका टोटल किया था तो ये जो सी वाला कंपोनेंट्स है उसमें वो आते हैं. जैसे इसमें ग्रेचुटी और रिट्रेचमेंट एंड रिटायरमेंट बेनिफिट जैसे आएंगे वैसे ही वो इंसेंटिव वगैरह भी एससी वाले कॉलम में आएंगे और वो टोटल ये जो डी का कॉलम कैलकुलेट करना है उसमें वो कैलकुलेट हो जाएंगे. ठीक है लेकिन वो ए या बी में नहीं आएंगे. क्लियर है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें समझ लीजिए कि टोटल रेम्यूनरेशन के कैलकुलेशन में आएंगे लेकिन वेजेस का पार्ट नहीं है. फिफ्थ क्वेश्चन है एफएक्यू है डज द 50% रूल अप्लाई एम्प्लॉय वाइज और एस्टेब्लिशमेंट वाइज. इसका आंसर सिंपल है द 50% रूल इज अप्लाइड एम्प्लॉय वाइज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ ईच एम्प्लॉय. हर एक एम्प्लॉय के लिए आपको ये कैलकुलेशन करने पड़ेंगे और उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा whether that employee is coverable under ESIC, EPFO or other social security organizations as per wage ceiling limits of respective social security organizations. Next question है are reimbursement such as uniform allowance or mobile bills included in wages. इसका आंसर भी सिंपल है जिसमें लिखा है genuine reimbursements of expenses incurred due to nature of employment are excluded from wages. जो genuine reimbursements है वो तो wages से excluded है. However, fixed or disguised reimbursements may be examined under 50% of rule. इसमें genuine जो reimbursement रहेंगे जिसमें पहले क्वेश्चन में इसके पहले वाले क्वेश्चन में जैसे बताया था reimbursement based payments to employee ये तो wages का पार्ट नहीं है लेकिन कुछ अगर फिक्स दिया जा रहा है उसको हर महीने दिया जा रहा है फिक्स्ड अमाउंट है तो वो हो सकता है कि वो जो सेक्शन दिया है ये इसमें ई में सम पेड टू मीट स्पेशल एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड एक्सपेंसेस उसमें वो आ जाएगा और फिर उसको 50% ऑफ रूल लगेगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट है हमारा डज द रिवाइज्ड वेज डेफिनेशन अफेक्ट ESIC कवरेज एंड कंट्रीब्यूशन. यस इसका आंसर यस है. सिंस ESIC एप्लीकेबिलिटी एंड कंट्रीब्यूशन आर लिंक्ड टू वेजेस restructuring of salary components in line with revised definition may impact coverage eligibility and contribution amounts from 21 नवंबर 2025. इसमें मैंने आपको ये जो टेबल दिखाया था उसमें ये जो ग्रीन वाला है इसके हिसाब से आपको ESIC और PF का एप्लीकेबिलिटी चेक करना है. इसमें मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे अभी क्या होगा पहले 21 नवंबर के पहले वेजेस ESIC के लिए सिर्फ ग्रॉस सैलरी पकड़ते थे और उसमें से सिर्फ वाशिंग अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस माइनस करते थे और बाकी सारा ESIC का वेज का पार्ट पकड़ते थे. अगर वो ऐसा ग्रॉस सैलरी जो 21,000 से कम रहता था तो उसको ESIC एप्लीकेबल था और वो ज्यादा रहता था तो ESIC एप्लीकेबल नहीं था. लेकिन अभी जो नया डेफिनेशन के हिसाब से जो कैलकुलेशन आएगा जो ग्रीन कॉलम में मैंने दिखाया था उसके हिसाब से आपको चेक करना है. तो इसके वजह से जो पहले कुछ एम्प्लॉय जो आपके ESIC कवरेज के बाहर होंगे जिनका सैलरी हो सकता है ग्रॉस सैलरी 40,000 हो 30,000 हो या 50,000 हो
वो भी अभी नए कैलकुलेशन के हिसाब से अगर उनका वेजेस 21,000 से नीचे आ रहा है कैलकुलेटेड स्टैट्यूटरी वेजेस, तो उनको ये एसआईसी लागू करना पड़ेगा और उनका कंट्रीब्यूशन भरना पड़ेगा। इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें फर्दर ऑफिशियल अपडेट्स के लिए कौन सा साइट आपको विजिट करना है, तो ये मैंने लिखा है labor.gov.in। ये भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का ऑफिशियल साइट है। वहाँ पे काफी सारे अपडेट्स आते रहते हैं, एफएक्यूज आते रहते हैं, ड्राफ्ट रूल्स भी वहाँ पे पब्लिश हो चुके हैं और एफएक्यूज के भी कुछ पीडीएफ उन्होंने अपलोड किए हैं, तो आप उसको जरूर रेफर करें, क्योंकि दिस इज द ऑफिशियल अपडेट्स, दीज आर ऑफिशियल अपडेट्स। ठीक, जो मार्केट में अदर कोई भी कुछ भी बोल रहा है उस पर रिलाई नहीं करना है, ऑफिशियल जो इस साइट पे आएगा उसी पे आपको रिलाई करना है। इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है सोशल सिक्योरिटी कोड में, जैसे कि डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय है, एप्लीकेबिलिटी का एक शेड्यूल दिया है, कौन से इंडस्ट्री को कौन सा क्लॉजेस लागू हो रहे हैं, और उसमें एस्टेब्लिशमेंट का डेफिनेशन भी चेंज किया गया है। तो बहुत सारे और डेफिनेशंस है, उसके लिए मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूँगा। अगर आपको वो देखना है तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। Thank you for watching this video and please do subscribe the channel for more such videos. Thank you very much.